मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हमारी यूनिट नंबर 2 चल रही थी। यूनिट 2 में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर कोई कण ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो उसकी गति की विवेचना कीजिए। तो उसकी विवेचना कर ली हमने। अब आज देखो, आज पढ़ेंगे हम कि कोई भी कण नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। कल वाले टॉपिक में था कि ऊपर से नीचे फेंका जा रहा था कण को, और आज क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो देखो, n द्रव्यमान के एक कण को वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे माध्यम में फेंका जाता है। यानी कि यहाँ कण का वेग कितना दे रखा है, u दे रखा है आपको। u वेग से ऊर्ध्वाधर की और ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोधक वेग के समानुपाती है। तो मैंने क्या कहा था कि प्रतिरोधक जैसे R किसके समानुपाती है, V के समानुपाती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण अचर के अधीन गति की विवेचना कीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है, गति का समीकरण निकालना है। तो देखो, सबसे पहले कोई कण ऊपर से, माना ये कोई कण है, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल mg। और देखो, mg नीचे की तरफ लगेगा और कण ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका प्रतिरोधक बल कहाँ लगेगा, प्रतिरोधक बल हमेशा कण के विपरीत दिशा में लगता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रतिरोधक बल किधर लगेगा, नीचे की तरफ। यानी प्रतिरोधक बल भी क्या होगा, mkv। और ये पता है ना mkv कैसे आया है, mkv यानी कि अगर प्रतिरोधक बल R मान ले समानुपाती है आपके v के, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, स्थिरांक kv। ये किसके लिए हो गया, एकांक द्रव्यमान के लिए। अगर m द्रव्यमान की बात करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, mkv, ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिरोधक बल। यहाँ बिंदु मान लेते हैं t समय पश्चात कण कहाँ पहुँच जाता है, बिंदु P पर पहुँच जाता है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, P बिंदु पर। अब एक चीज देखो, इसमें हमने उसमें तो क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण बल तो हमारा नीचे लग रहा था और प्रतिरोधक बल ऊपर लग रहा था। यानी कि कण भी नीचे गति कर रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे लग रहा था। इसलिए क्या हो गया, ये mg हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। और हमेशा प्रतिरोधक बल होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वो कण के विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ ये नेगेटिव हो गया mkv, क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहा है। और जो आपका mg है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये कण के विपरीत दिशा में लग रहा है, क्योंकि कण ऊपर की तरफ जा रहा है और mg किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो ये भी क्या होगा, माइनस का mg। तो हम जब निकालेंगे तो पहले लिखो कि माना एक कण बिंदु O से, ये O ले लेते हैं बिंदु, माना एक कण बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ठीक है। t समय पश्चात कण की स्थिति क्या है, P है, अर्थात OP बराबर अक्ष हो गया ना, O से P बिंदु तक। तो OP बराबर क्या हो गया आपका, अक्ष। अब देखो, इस अवस्था में कण पर कितने बल कार्य कर रहे हैं, इस अवस्था में कण पर स्थित कण पर कार्यरत बल, पहला बल कौन सा होगा,
बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है, बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की और दूसरा बल कौन सा लगेगा? प्रतिरोधक बल mkv ऊर्ध्वाधर, ये भी किधर ही लगेगा? नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, दोनों ही बल कहाँ लग रहे हैं? अब देखो गति के समीकरण से, इसके बाद में क्या करते हैं? गति का समीकरण लगाते हैं ना, तो समय t के पश्चात गति के समीकरण से t समय पर कण की गति का समीकरण क्या होता है? द्वितीय समीकरण बल F बराबर dp अपॉन dt। कल के डेरिवेशन में मैंने पूरा सोल्व करवाया था, आज मैं उससे आगे ही लेके चलूंगी। अगर आपको देखना है तो स्टार्टिंग में जो पहले वीडियो है उसमें देख लेना कि कैसे आपका जो d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर m, डायरेक्ट यहाँ से लिखूंगी m d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का mg और माइनस का mkv। ठीक है, पता है ना माइनस का mg क्यों आया है और माइनस का mkv ही क्यों है? क्योंकि टोटल योग होता है वैसे तो, लेकिन हमारा mg भी नीचे की तरफ लग रहा है, कण ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो ये माइनस का mg हो जाएगा। और जो प्रतिरोधक बल होता है वो कण की हमेशा विपरीत दिशा में गति करता है, तो कण हमारा ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो हो गए, यहाँ से m तो कैंसिल हो गया और आपके पास क्या गया? d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का g और माइनस का k स्मॉल v। ठीक है, ये क्या होता है? dv अपॉन dt तो होता है d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे देखो, यदि कण का अंतिम वेग, यदि कण का अंतिम वेग कैपिटल V हो तो, देखो कण का अंतिम वेग कैपिटल V कब होगा? जब हमारा कण ऊपर से जाकर वापस नीचे की तरफ गति करे, वापस लौट कर आ जाएगा, तो वो अंतिम वेग हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो आपका mkv है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि यहाँ आ जाएगा d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का mg और प्लस का mkv, सॉरी v कैपिटल आएगा क्योंकि कैपिटल V से गति कर रहा है ना वेग, सॉरी अंतिम वेग क्या है? कैपिटल V। तो यहाँ से देखो मैंने कल ही बताया था, अगर वेग का मान स्थिर हो जाता है, यानी कि एक स्थिर वेग से अगर कोई कण गति करने लग जाता है, तो यानी कि चरम मान अगर v का आ गया, तो हमारे पास d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर बराबर कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ से d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 0 बराबर अंतिम वेग आ गया ना, इसके बाद में कोई वेग कण का वेग ही नहीं है, बराबर माइनस का mg प्लस mk कैपिटल V, सॉरी m तो कैंसिल हो गया ना वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप किसका मान निकाल लो? k का मान निकाल लो, तो k बराबर आ जाएगा g अपॉन कैपिटल V। ठीक है, k का मान आ गया। अब k का मान रख दो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखोगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा? d2 अक्स अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का g माइनस का
के की जगह आ जाएगा जी स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, अब देखो ये आ गया आपके पास d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का जी माइनस का के वी। पुनः समीकरण 1 का यूज करेंगे क्योंकि वेग निकालना है ना हमें। पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस का g और माइनस का k स्मॉल v। ये क्या है dv अपॉन dt बराबर माइनस का g माइनस का k स्मॉल v। तो dv अपॉन, मैं माइनस को बाहर ले लेती हूँ और आ जाएगा g प्लस k स्मॉल v बराबर dt। समाकलन कर दो दोनों का, तो क्या जाएगा समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन k log g प्लस के वी बराबर t प्लस c1, t प्लस c1। तो फिर अब हमें किसका मान चाहिए, c1 का मान चाहिए। तो c1 का मान कैसे निकालेंगे, प्रारंभ में v का वेग कितना था हमारा, प्रारंभ में v बराबर किस वेग से फेंका जा रहा था कण को, u वेग से फेंका जा रहा था। तो v बराबर कितना हो जाएगा u, और समय कितना था वहां पर प्रारंभ में t बराबर 0। तो यहाँ से देखो माइनस का, यहाँ तो ये तो 0 हो गया, यहाँ c1 बराबर आ गया माइनस के 1 अपॉन के log g प्लस के v की जगह क्या जाएगा u। ठीक है, यानी कि आपके पास किसका मान आ गया, c1 का मान आ गया। c1 का मान रख दो समीकरण में, तो c1 का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में c1 का मान रखने पर क्या आएगा, देखो दिस इम्प्लाइज माइनस के 1 अपॉन के log g प्लस के स्मॉल v बराबर t। अब देखो c1 बराबर कितना है, माइनस का 1 अपॉन के log, माइनस का 1 अपॉन के log g प्लस के u। ठीक है, यहाँ से t बराबर निकाल लो, तो t बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस का 1 अपॉन के log g प्लस के वी और प्लस 1 अपॉन के log g प्लस के u। तो t बराबर 1 अपॉन के कॉमन आ गया और क्या बच गया आपके पास log g प्लस के u अपॉन में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है g प्लस के वी। ठीक है, यानी कि t बराबर आ गया आपके पास 1 अपॉन के log g प्लस log दोनों में है, यानी कि ये आएगा वन अपॉन के log g प्लस के u और g प्लस अपॉन g प्लस के वी। t का मान आ गया। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर हम v का मान निकालें, ये स्मॉल v आपका ये है, तो के टी बराबर log g प्लस के यू अपॉन g प्लस के वी। इसको इधर भेज दो तो e की पावर के टी बराबर g प्लस के यू अपॉन g प्लस के वी।
तो g प्लस के वी बराबर g प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी। तो ये हो जाएगा g को उधर भेज दो, हमें तो v की वैल्यू चाहिए ना। तो k स्मॉल v बराबर माइनस का g और प्लस का g प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी। तो स्मॉल v बराबर आ गया माइनस का g अपॉन के प्लस 1 अपॉन के g प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी। v बराबर आ गया माइनस के g अपॉन के प्लस 1 अपॉन के g प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी। इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। 1 हो गया ना हमारे पास, कितने हो गए? समीकरण 1 हो गया, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर k का मान रख दो। k बराबर क्या था हमारे पास? g अपॉन v। तो दिस इम्प्लाइज स्मॉल v बराबर, वैसे इक्वेशन तो हमारे वेग वाले यही काम में आएगी। हम जो k का मान रख रहे हैं, क्यों हमारा नियतांक है ना, कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो माइनस का g अपॉन कैपिटल V आएगा, कैपिटल V ऊपर चला जाएगा, प्लस कैपिटल V अपॉन g हो जाएगा, और यहाँ g प्लस यहाँ पे भी g अपॉन कैपिटल V u और e की पावर माइनस के टी। g से g कैंसिल, तो इसको सोल्व करेंगे। दिस इम्प्लाइज स्मॉल v बराबर आ जाएगा आपके पास, देखो ये है आपके v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ है कैपिटल V, तो इसमें g से g भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसको सोल्व कर लो। माइनस का v प्लस का v और प्लस का v से v कैंसिल u, v प्लस u, इसके साथ में है e की पावर माइनस के टी। ठीक है, ये आ गया v बराबर माइनस का v, स्मॉल v बराबर कैपिटल V है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। स्मॉल v बराबर माइनस का v प्लस u ई की पावर माइनस के टी। ठीक है, यहाँ k की जगह भी मान रख दो, इस k की जगह भी मान रख दो आप g अपॉन कैपिटल V। इस समीकरण से t समय पर क्या निकाल लिया हमने? वेग। तो लिख दो यहाँ पर, इस समीकरण से t समय पर कण का वेग, t समय पर कण का वेग v प्राप्त होता है। कण का वेग v प्राप्त होता है। कण का वेग निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे हम? ऊंचाई। ऊंचाई क्या थी आपकी? अक्ष। तो अक्ष में निकालेंगे। तो देखो वेग के लिए कुछ ही नहीं किया है, एक बार आप दोबारा देख लो। जो हमारा समीकरण 1 था उसको dv अपॉन dt के रूप में लिख लिया, तो जो dv की टर्म थी उसको नीचे ले आए, यानी कि फिर इसका इंटीग्रेशन करके c1 की वैल्यू निकाल ली, और जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू पुट करके हमने v का मान निकाल लिया। और जो v का मान आया उसमें k, चूंकि यहाँ लिख देना, चूंकि k बराबर था आपके पास g अपॉन कैपिटल V, जो हमने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था। ठीक है, अब निकालेंगे इसकी स्थिति ऊंचाई अक्ष। तो देखो पुनः v बराबर क्या था? v बराबर, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 थी ना उसकी बात कर रहे हैं। पुनः v बराबर था हमारे पास, ये रहा समीकरण नंबर, माइनस का g अपॉन के प्लस 1 अपॉन के g प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी, ये इक्वेशन रखनी है वहाँ पर। पुनः v बराबर माइनस का g अपॉन के प्लस 1 अपॉन के और g प्लस क्या था? के यू
जी प्लस के यू जी प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी, यही था ना v बराबर। तो v क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर माइनस का g अपॉन के प्लस 1 अपॉन के g प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी। तो डी एक्स डी टी हो जाएगा डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा माइनस का g अपॉन के प्लस 1 अपॉन के g प्लस के यू ई की पावर माइनस के टी डॉट डी टी। अब क्या करोगे, इसका समाकलन कर दो। तो देखो समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर ये तो हो जाएगा माइनस का g अपॉन के टी प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का नहीं होगा, यहाँ माइनस का 1 अपॉन के स्क्वायर जी प्लस के यू और ई की पावर माइनस के टी प्लस सी टू। भाई अब तो कांस्टेंट सी टू लेंगे ना, तो देखो सी टू का मान निकालना पड़ेगा। प्रारंभ में जब t का मान हमारे पास 0 था, यानी कि कण की स्थिति क्या थी, विराम अवस्था में था, तब ऊंचाई क्या हुई, x का मान कितना हुआ 0, क्योंकि कण को ऊपर फेंका ही नहीं गया, वो तो प्रारंभिक स्थिति में है। जब ऊपर फेंकेंगे तभी तो उसकी ऊंचाई आएगी। तो अगर t बराबर 0 होगा, प्रारंभ में t बराबर 0 पर x बराबर कितना होगा 0 होगा। समीकरण में पुट कर दो तो 0 बराबर, ये तो 0 हो गया आपका, यहाँ e की पावर 0 का मान 1 हो गया, यानी कि माइनस का 1 अपॉन के स्क्वायर g प्लस के यू प्लस सी टू, यानी कि सी टू बराबर आ गया माइनस का 1 अपॉन के स्क्वायर g प्लस के यू। सी टू का मान रख दो उपरोक्त समीकरण में, तो लिख दो सी टू का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर तो क्या आएगा, देखो x बराबर माइनस का g अपॉन के टी माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर g प्लस के यू ई की पावर माइनस का के टी प्लस सी टू है। सी टू का मान किस में है, यहाँ प्लस में आएगा c बराबर, क्योंकि ये माइनस में है ना, प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर g प्लस के यू हो गया, ठीक है। तो x बराबर आ गया माइनस का g अपॉन के टी, और यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर g प्लस के यू कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है आपके 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी, यही बन रहा है आपका x बराबर g अपॉन के टी प्लस 1 अपॉन, ठीक है। ये हो गया आपका x, ये इसको नाम दे दो आप समीकरण नंबर 3। जो मेन इक्वेशन आई है ना हमारी v की t की, यही लिख रहे हैं हम, समीकरण नंबर 3 आ गया। आप देखो इसमें क्या करोगे, k की जगह क्या रखोगे, वही g अपॉन b। तो देखो x बराबर यहाँ लिख दो k बराबर g अपॉन v रखने पर, तो देखो क्या आएगा, x बराबर माइनस का g इंटू v प्लस t तो है ही इसके साथ डॉट टी प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर जी टी 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन के की जगह तो वैल्यू रखनी है ना, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, उल्टा कर देते हैं ना k का मान, g प्लस यहाँ पे भी बन जाएगा k है तो v g अपॉन कैपिटल V और ये u है,
और ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस का जी टी अपॉन कैपिटल वी। ठीक है, तो अक्स बराबर आ जाएगा जी से जी कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस का वी टी और प्लस का वी स्क्वायर अपॉन जी और प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी से जी कैंसिल, एक वी अपॉन जी, वी से वी एक तो कैंसिल हो गया, वी अपॉन जी और यू ई की 1 माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। ये आ गया, यानी कि हमने जब पे अक्स की वैल्यू पुट की, के की वैल्यू जी अपॉन वी, तब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से v अपॉन जी आप कॉमन भी ले सकते हो, तो देखो अक्स और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अक्स बराबर माइनस का वी टी प्लस वी अपॉन जी कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है आपके पास v प्लस ओनली u और 1 माइनस ई की पावर माइनस जी टी अपॉन वी। यह हो गई आपकी समीकरण से t समय पर कण की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। लिख देना, इस समीकरण से t समय पर कण की ऊंचाई अक्स प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ऊंचाई निकाल ली हमने वेग निकाल लिया, ऊंचाई निकाल ली। अब देखो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, v तथा अक्स में रिलेशन निकाला था, तो वो इसमें भी निकलेगा। कण ऊपर की तरफ जा रहा है, चेंज तो इतना ही है, काम तो सारे होंगे। उसमें भी निकाला था हमने v और t में रिलेशन, अक्स और v में रिलेशन। तो देखो ये हो गई आपकी ऊंचाई अक्स प्राप्त कर ली, यानी कि v बराबर क्या ले लिया हमने, जो इक्वेशन हमारी सेकंड थी वो आई है, वो ले ली। v क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, और कुछ भी नहीं किया है, dx अपॉन dt है। अलग अलग करके इंटीग्रेशन करके कांस्टेंट का मान निकाल के वैल्यू पुट की है बस। उसमें भी हमने यही किया था, जब हमने वेग निकाला था तब हमने dv अपॉन dt करके अलग अलग करके इंटीग्रेशन किया था, और उसके बाद में वैल्यू C1 आया था, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के उसमें पुट की थी। ठीक है, हमने वेग निकाल लिया, ऊंचाई निकाल ली। अब इसके बाद में आता है आपके कि इनमें रिलेशन निकालेंगे, तो रिलेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसके आगे का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट डे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, और आपको कैसा लगा वो कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि कैसा पढ़ाया गया, कैसा आपको समझ में आया है वो सभी। ठीक है, धन्यवाद।